तो हेलो मेरे दोस्तों, क्लास 10th के मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग हमारी क्लास 10th फिजिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको अपन 2 से 3 पार्ट में पूरा कवर अप करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है हमारी, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें चीजों को देखने में मदद करता है। विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना, विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनकी खुद की लाइट होती है। जैसे आप सन को देखना चाह रहे हो, सूरज को देखना चाह रहे हो, तो आप सीधा देखोगे उसको, वो दिखाई पड़ जाएगा आपका, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आप स्टार्स को देखना चाह रहे हो, स्टार्स भी कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास खुद की क्या है? लाइट, ठीक है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जितनी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं वो सारी की सारी हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखती है। जैसे मैं आप देखें कि किसी पेड़ को मैं देखना चाहता हूं, तो पेड़ मुझे अंधेरे में तो दिखेगा नहीं। आपको देखोगे कि भाई उजाले में उस पर सनलाइट पड़ेगी और वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पर आएगी, उसके बाद मैं क्लियरली उस पेड़ को देख पाऊंगा। तो वो हमारा कैसा है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमारा पहला टॉपिक यही है, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस। यानी जब लाइट किसी शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस को हिट कर बाउंस बैक करती है, लाइट जब बाउंस बैक करती है किसी भी शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस है, शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस को हिट करके बाउंस बैक करती है, जो बाउंसिंग बैक होता है लाइट का, वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट दिखाती है? नहीं, आपकी जो साउंड है वो भी रिफ्लेक्शन बताती है। क्योंकि अगर मैं इस साइड खड़े होकर आपको कुछ बोलता हूं तब भी आपको सुनाई देगा, इस साइड खड़े होकर बोलता हूं तब भी आपको सुनाई देगा, सामने खड़े होकर बोलता हूं तब भी आपको चीजें सुनाई देंगी। वो इस वजह से क्योंकि हमारा साउंड भी रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो समझ लिया कि क्या होता है? किसी भी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। पॉलिश्ड सरफेस को अपन एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं? मिरर। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बारे में? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैं इनके बाद इस चीज को प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, क्या क्या पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, नॉर्मल वगैरह सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा एक पॉलिश्ड सरफेस है, ये मेरा कोई मिरर मान लिया मैंने, यहां पर मैंने एक लाइट रे को यहां से डाला, ठीक है। तो ये जो लाइट रे आ रही है, आती हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर आ गई है ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब फिर यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस चली जाएगी, यहां से ये जो रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है इसे ही क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? एक रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर मैं इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, इसी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। क्या कहेंगे? इसी को हम लोग नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है? आई। और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है
और एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यही क्या है हमारा फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होती है। जैसे मान लो अगर मेरी इंसिडेंट एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर रहेगी। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कहता है हमसे? दूसरा रूल क्या कहेगा? जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर सिचुएटेड होते हैं या एक ही सरफेस पर लाई करते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये है रूल ऑफ रिफ्लेक्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो यही बात मैंने आगे लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। अभी मैं आगे प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू, है ना, जब आप देखेंगे। ये दोनों पॉइंट्स अपन को लिखे हुए हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। अगली बात हमारी क्या लिखी हुई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी इंसिडेंट एंगल बोल दो या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। यही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब आगे हमारी बात चल रही है इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। रिफ्लेक्शन के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो, ये जो इंसिडेंट रे है वो क्या है? द इनकमिंग रे दैट स्ट्राइक्स द मिरर, यानी ऐसी इनकमिंग रे जो मिरर पर स्ट्राइक करती है वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। दूसरी चीज रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? दैट बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर, जो बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट करती है वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल, जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे मीट्स द मिरर सरफेस, यानी जिस मिरर के सरफेस पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर मिलती है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर मिलती है वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आज ने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि देखिए, ये जो मैंने लेजर लाइट है, मैं मेरे मोबाइल की जो साइनी सरफेस है उसके ऊपर डाल रहा हूं, तो क्या हो रहा है हमारा? ये वाली जो रे है जो मैंने जो लेजर लाइट से डाली है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, जैसे मैं उंगली से करके दिखा रहा हूँ ये, तो ये जो है वो कौन सी रे है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर आप देख पा रहे होगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आकर जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तो ये जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ रही है उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आप एक चीज और देखेंगे कि जैसे ये मैं पास में किए हुए हूं, तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है इनकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है। जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं तो देखिएगा आपकी रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली, थोड़ा सा विजिबल कम हो तो चेक करें आप। देखते हैं हम लोग। अब हम इन पर ही चीजें पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा हमारा? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपका दो टाइप का होता है। एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब स्मूथ और साइनी सरफेस, जैसे लाइक मिरर की बात करें, उससे अगर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इमेज कैसी बनेगी? क्लियर। और जब क्लियर इमेज बन रही है तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन।
ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा होगा, जब आप किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और क्लियर इमेज नहीं बनेगी, रिफ्लेक्शन के बाद किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज जो है वो क्लियर नहीं बन रही है, तो वो कौन सा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन लोग। अब हम आ जाते हैं किस पर, स्फेरिकल मिरर पर। तो स्फेरिकल मिरर को हम समझेंगे। आ गया, हाँ ये रहा। स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल मिरर एक तरीके का कुछ नहीं है, स्फीयर है ना, पार्ट ऑफ स्फीयर। तो देखो स्फेरिकल मिरर आर पार्ट ऑफ स्फीयर, दे आर टू टाइप्स, यानी दो टाइप के होते हैं ये स्फेरिकल मिरर। एक तो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग। अब देखो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग चीजें क्या होती है, कन्वर्जिंग कैपेसिटी और डाइवर्जिंग कैपेसिटी क्या होती है। कन्वर्जिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, कितना कोई मिरर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा कर देगा। कोई मिरर रिफ्लेक्शन के बाद जितना ज्यादा लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा करे वो क्या कहलाएगी, उसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी। ठीक है, या कैपेबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही उसकी जो आपका नेचर है, ऐसे जो मिरर का नेचर है वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग नेचर होगा। अब जब रिफ्लेक्शन के बाद चीजों जो लाइट रेज है उसको फैला दे, लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद अगर फैला दे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा। अब हम स्फेरिकल मिरर की जब बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ टर्मोलॉजीज जो होती हैं वो उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको देखता हूं, बताता हूं यहीं पर पूरे चीजें। जैसे मैंने एक स्फीयर बनाने की कोशिश की, यहां पर एक स्फीयर बना लिया। ठीक है, अब मैंने इसमें पॉलिश कर दी, एक साइड में यहां पर पॉलिश कर दी, इसमें यहां पर पॉलिश कर दी। ये वाला कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और ये वाला कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, अब बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को ये बात समझने में, कौन सा कन्वेक्स कौन सा कनकेव, कौन सा कन्वेक्स और कौन सा कनकेव। तो मैं अभी यहां पर आपकी 2 मिनट में पूरी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका जिस पार्ट पर लाइट पड़ रही है, जिस पार्ट पर आपकी लाइट पड़ रही है वो थोड़ा सा अंदर की साइड कर्व्ड है, यानी धसा हुआ पार्ट है। जिस पार्ट पर लाइट पड़ रही है वो थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट है, वो पार्ट पर जब जिस पर लाइट पड़ रही है वो धसा हुआ है, तो वो कौन सा मिरर होगा, हमारा कनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। चाहे मैं इसको ऐसे बना लूं, चाहे मैं ऐसे बना लूं, पर आपको ध्यान क्या रखना है, जिस पार्ट पर लाइट रेज आ रही हैं, जिस पार्ट पर लाइट रेज आ रही हैं वो कैसा है, थोड़ा सा अंदर की ओर घुसा हुआ या अंदर की ओर धसा हुआ पार्ट है। उस पार्ट, इस ऐसे मिरर को क्या कहेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है हमारा, कनकेव मिरर। अब अगर ऐसा पार्ट है जिस पर आपकी लाइट रेज आ रही हैं, वो वाला पार्ट कैसा है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, लाइट रेज जिस पर पड़ रही है वो पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, वो कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा आपका, कन्वेक्स मिरर होगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, लाइट रेज को चेक करना कि अगर धसे हुए पार्ट पर लाइट रेज पड़ रही है मतलब कौन सा है, कनकेव मिरर। थोड़े उठे हुए पार्ट पर आपकी लाइट रेज पड़ रही है तो वो कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। अब ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ये जो स्फीयर है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, और इस सेंटर को ही हम किसका, इस मिरर का भी क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का भी क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेरिकल पार्ट का मिरर पार्ट होता है, जिस स्फेरिकल थिंग का या ऑब्जेक्ट का वो मिरर पार्ट होता है, उसी स्फेरिकल पार्ट की अगर सेंटर को लें तो वही क्या कहलाता है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि
ये जो पूरा मिरर है, यहां से लेके यहां तक जो मिरर है उसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, इन दोनों मिरर्स का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, और इसी मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल। इसी मिड पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग। अब अगर मैं इस मिरर को यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इस मिरर में मैं यहां से लेके यहां तक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से मिरर का डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है इसी को क्या कहते हैं, एपर्चर। क्या कहते हैं, एपर्चर, यानी हिंदी में शायद कहते हैं इसको द्वारक। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मिरर का एपर्चर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी हमको समझनी है, क्या, एपर्चर हो गया, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, और उसके अलावा आपका पोल हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा फोकस और एक दो चीजें और समझने के लिए मैं थोड़ा सा अलग टाइप में डायग्राम बनाऊंगा इसका, है ना। जैसे मान लो ये मेरा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, अब अगर मैं इस पर लाइन ड्रॉ करूं, एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करूं, तो जो मिरर का मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल। ठीक है, इसका कहीं यहां पर कहीं मेरा क्या है, सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी लाइट रे मैं इसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाऊंगा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस में थोड़ा सा भूल गया था बताना, तो आप क्या करोगे, कोई भी एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाए, अगर हम एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींचे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाए, वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे डालूं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है, अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे किस पर डालूं, आपके मिरर पर डालूं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक फिक्स पॉइंट से गुजरेगी, और उसी फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, जो मिरर का फोकस है वो क्या कहलाएगा, जब आप किसी पैरेलल लाइट रे को लाते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस फिक्स पॉइंट से गुजरती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिरर का फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। अब देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इस पोल तक की डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस जो होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। अब ध्यान रखना, फोकल लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, और फोकस को कैपिटल एफ से। कंफ्यूज मत होना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, अब जनरली ये कहा जाता है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जस्ट डबल होती है किसके, फोकल लेंथ के। ऐसा 10th में बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डबल नहीं होती है। आप आगे जाकर जब पढ़ोगे तो ये लगभग डबल होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ी सी डबल होती है, लगभग डबल होती है। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट डबल नहीं होती किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने 4-5 टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझाएंगे। उन्हें जनरली स्फेरिकल मिरर के जितने भी फिनोमिना होते हैं, फोकल लेंथ, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे जो फिनोमिना थे उन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जो रे डायग्राम बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हैं, यानी इम्पॉर्टेंट रूल्स है काय के लिए, इमेज की फॉर्मेशन और रे डायग्राम में आपको यूजफुल रहेंगे। तो मेनली आप 4 रूल्स को यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो चारों रूल्स आपको यूजफुल रहेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको इधर समझा देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लाएं तो वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, हमेशा
फोकस से होकर गुजरेगी। और सेकंड रूल इसी का अपोजिट है कि अगर आप फोकस से होकर लाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या निकलेगी, पैरेलल गुजरेगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पे गुजरेगी, पैरेलल गुजरेगी। ठीक है, अभी मैं ये बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये मेरा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर में मैं यहाँ कहीं आपकी सिस्टम है, एक प्रिंसिपल एक्सिस डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहाँ से मेरी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने खींच दी। ठीक है, अब ये जो मिरर का एकदम सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो वो जो आपका फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपकी लाइट रे इस मिरर के ऊपर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, हमेशा फोकस से गुजरेगी। हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अगर मैं इसी के रूल का अपोजिट बोलूं, ठीक है, अगर मैं इसी रूल का क्या बोलूं, अपोजिट बोलूं, तो आप क्या करोगे कि जैसे देखो पहले तो ये आ रही थी और ये फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, अब इसी रूल का अपोजिट हम इसी पे बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं अगर थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है, यहाँ से भी मैंने इरेज कर दिया इसको। ठीक है, तो अब हम कहाँ से लाएंगे, लाइट रे को फोकस से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, फोकस से लाएंगे। तो जो लाइट रे फोकस से आकर इस दर्पण पर आएगी, यानी इस मिरर पर आएगी, जो लाइट रे यहाँ फोकस से आपकी मिरर पर आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, इस रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी चली जाएगी, ये पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये फोकस से आई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। ये एरो का खास तौर पर ध्यान रखें कि कौन सी आपकी मिरर के ऊपर लाइट रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर कौन सी जा रही है, ये डिनोट करने में बड़ा ही काम में आता है। ठीक है, आपने दो रूल्स देखे, इनको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, वीडियो में देखना आप। ठीक है, अब आगे देखिए, अब थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मैं कोई लाइट रे मिरर के ऊपर कहां से लाऊं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर मैं कोई लाइट रे इस मिरर के ऊपर, सॉरी, ठीक है, अगर मैं कोई लाइट रे इस मिरर के ऊपर, ठीक है, कहां से लाऊं, यहां पर से हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से लेके आए हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो जिस पाथ से आई है, वो जो जिस पाथ से आई है उसी पाथ में सीधा वापस लौट जाएगी इससे रिफ्लेक्ट करने के बाद। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके ऊपर डालोगे कोई लाइट रे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस हो जाएगी। ये हमारा इसका है थर्ड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। यानी आपने मान लिया कि यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अगर आपने इसी पर लाइट रे ऐसे कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए डाली, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब लास्ट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यानी एक और जो फोर्थ रूल है, हमारा जो फोर्थ रूल है, आगे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जो फोर्थ रूल है वो क्या है हमारा, कि अगर फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है कि अगर मैं यहां से एक लाइट रे किसके ऊपर डालूं, यहां पर मिरर के पोल के ऊपर डालूं, एक लाइट रे मिरर के पोल के ऊपर डालूं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पोल पर जब मैं डालूंगा कोई लाइट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस एंगल से यहाँ आई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और वैसे भी अपन ने रिफ्लेक्शन के रूल्स जो पढ़े थे
उसके अकॉर्डिंग ये वाली बात सही है, क्योंकि इसे मैं एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरह मान सकता हूँ। ठीक है, तो आपने ये चारों रूल देखे कि अगर आप मिरर के ऊपर पोल पर कोई भी लाइट रे लाते हो तो वो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये मैंने चारों रूल्स आपको बता दिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, इनको याद रखे बिना आप इमेज का फॉर्मेशन और रे डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ये बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रे है वो फोकस से होते हुए जा रही है। आप देख सकते हैं ये फोकस से होते हुए जा रही है, और जब मैं फोकस के ऊपर से लाइट रे को इसके मिरर के ऊपर डालूंगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए पैरेलल चली जाएगी।